शुभांगी ने उसकी ओर देखा, अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, इस नाजुक समय में तुम्हें इन व्यक्तिगत भावनाओं से अपना ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। शुभांगी की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वरिष्ठ बहन शुभांगी, क्या आप कुछ जानती हैं? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शुभांगी की ओर देखते हुए पूछा। अभी दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में वान्या का खुफिया नेटवर्क काफी अच्छा काम कर रहा है। मुझे भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल की कुछ बातों की समझ है, शुभांगी ने शांति से कहा। तो ये वान्या थी जिसने वरिष्ठ बहन शुभांगी को इन बातों के बारे में बताया था। कोई आश्चर्य नहीं, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। इस समय वह थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। शुभांगी ने वान्या से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में इतना कुछ जान लिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शुभांगी को पता था कि वनवीर उसका निर्मल अवतार है। यदि शुभांगी ने यह अनुमान लगा लिया था कि वनवीर उसका निर्मल अवतार है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि शुभांगी को उसके और तन्वी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था? वान्या ने मुझे सब कुछ नहीं बताया है, शुभांगी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैंने खुद सेनापति समीर से बहुत सी जानकारी मांगी है। शुरुआत में कुछ जानकारी वास्तव में वान्या द्वारा उसे दी गई थी। विराट की बेटी के रूप में वान्या अक्सर तलवार संप्रदाय के विभिन्न विभागों में घूमती रहती थी। वह तलवार संप्रदाय के कई विभागों की कई महत्वपूर्ण हस्तियों से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। स्वाभाविक रूप से वान्या शास्त्र भंडार जैसी जगहों पर भी अक्सर आती जाती रहती थी। जब वान्या शास्त्र भंडार आती थी तो वह स्वाभाविक रूप से गुरु कावेरी, शुभांगी और निहारिका के साथ बातचीत करती थी। इन बातचीतों के दौरान वह उनके साथ दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के अपने कुछ अनुभव साझा करती थी। वान्या से ही शुभांगी को दक्षिणी स्वर्ग मंडल की अविश्वसनीय रूप से जटिल स्थिति के बारे में पता चला था। तब से उसने दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की खुफिया जानकारी पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया था। कनिष्ठ भाई, बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें अकेले नहीं सहनी चाहिए। शायद अगर तुम हमसे कहो तो हम मदद कर सकते हैं, शुभांगी ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से कहा। चिंता मत करो वरिष्ठ बहन शुभांगी, ये कोई गंभीर बात नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। शुभांगी की बातों से उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। तलवार संप्रदाय के वास्तविक शासक के रूप में उस पर पूरे संप्रदाय की सुरक्षा का भार था। जब तलवार संप्रदाय को किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ता था तो उस पर दबाव बहुत अधिक होता था। हालांकि ज्यादातर समय उसे इन दबावों को अकेले ही सहना पड़ता था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह कह नहीं सकता था और कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके प्रियजन चिंता करें और उसके साथ कष्ट सहे। वह इन चीजों को अकेले सह सकता था। वह केवल तलवार संप्रदाय के लिए एक शांतिपूर्ण घर बनाना चाहता था ताकि उसका परिवार और तलवार संप्रदाय के लोग शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सके। जब तक उसका परिवार शांतिपूर्ण, खुशहाल और बिना किसी चिंता के रहता, वह संतुष्ट रहता, तब उसके सभी बलिदान सार्थक होंगे। कनिष्ठ भाई, मैंने अभी जो कहा वह सिर्फ एक मजाक था, इसका बुरा मत मानना, मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? इस समय निहारिका ने विराट की बांह पकड़ ली और कुछ दुखी होकर कहा। वह बस विराट के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी, अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति के बारे में शुभांगी जितना नहीं जानती थी, लेकिन उसने वान्या को इसके बारे में बात करते हुए सुना था, इसलिए उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति की सामान्य समझ थी। हालांकि अपने चुलबुले स्वभाव के कारण शुभांगी के शांत स्वभाव के विपरीत, और क्योंकि वह आमतौर पर तलवार संप्रदाय के शैक्षिक मामलों की प्रभारी थी, शुभांगी के विपरीत जो शास्त्र भंडार में किताबें पढ़ते हुए अपने दिन बिताती थी, वह स्वाभाविक रूप से ज्ञान और बुद्धि के मामले में शुभांगी की बराबरी नहीं कर सकती थी। शुभांगी के शांत स्वभाव ने उसे चीजों के बारे में अधिक गहराई से सोचने की अनुमति दी थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में कुछ खुफिया जानकारी से वह स्पष्ट रूप से उस स्थिति और दबाव का अनुमान लगा सकती थी जिसका सामना विराट वर्तमान में कर रहा था। हालांकि भले ही निहारिका के पास शुभांगी जैसी गहरी सोच नहीं थी, फिर भी वह एक अत्यंत बुद्धिमान महिला थी। शुभांगी और विराट के बीच की बातचीत से उसने भी स्पष्ट रूप से कुछ बातों का अनुमान लगा लिया था। अतीत में शुभांगी ने शायद ही कभी उसके और विराट के मामलों में हस्तक्षेप किया था। वे चाहे कितना भी बहस कर लें, शुभांगी उसे नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन इस बार शुभांगी ने असामान्य रूप से उनके मामलों में हस्तक्षेप किया था और यहाँ तक कि उसे फटकार भी लगाई थी। शुभांगी के अलग थलग स्वभाव को देखते हुए उसके कार्य अत्यधिक असामान्य थे। शुभांगी के व्यवहार से निहारिका तुरंत समझ गई कि विराट वर्तमान में एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। इन परिस्थितियों में उसने स्वाभाविक रूप से विराट के लिए कोई और परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि उसके अपने कार्यों के कारण इस महत्वपूर्ण क्षण में विराट का दिमाग और ऊर्जा भटके। वरिष्ठ बहन निहारिका, आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? निहारिका की बातें सुनकर विराट हंस पड़ा। वरिष्ठ बहन निहारिका ने जो कहा वह वास्तव में काफी सच है। मैंने हाल ही में आप दोनों वरिष्ठ बहनों से ज्यादा मुलाकात नहीं की है। यह निश्चित रूप से मेरी गलती है। नहीं 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 कनिष्ठ भाई, मैंने पहले जो कहा वह सिर्फ एक मजाक था, इसे गंभीरता से मत लेना, निहारिका ने जल्दी से कहा। अगर तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण काम है तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से उन मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वैसे भी वरिष्ठ बहन और मैं हमेशा शास्त्र भंडार में रहते हैं। जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम हमसे मिलने आ सकते हो। ऐसे छोटे मोटे मामलों को अपने महत्वपूर्ण काम में बाधा मत बनने देना। निहारिका की बातें सुनकर विराट बहुत भावुक हो गया। हालांकि निहारिका को ईर्ष्या होने की प्रवृत्ति थी, लेकिन वह अभी भी महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच अंतर कर सकती थी। वह कभी भी अपनी ईर्ष्या को महत्वपूर्ण मामलों पर विराट के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करने देती, न ही वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को महत्वपूर्ण क्षणों में विराट के दिमाग और ऊर्जा को भटकाने देती।
जब उसे विराट की वर्तमान दुर्दशा का एहसास हुआ तो वह तुरंत आज्ञाकारी और समझदार हो गई। यही कारण था कि विराट हमेशा उसका बहुत सम्मान करता था। हालांकि यह वरिष्ठ बहन जिद्दी और नखरे दिखाने वाली थी, लेकिन वह बहुत समझदार थी। उसकी विचारशीलता और उसकी परवाह पूरी तरह से सच्ची थी। शुभांगी और निहारिका के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद विराट ने शास्त्र भंडार में अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण मामले को उठाया। वैसे वरिष्ठ बहन शुभांगी, वरिष्ठ बहन निहारिका, मुझे आप दोनों को कुछ महत्वपूर्ण बताना है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने दोनों महिलाओं की ओर देखते हुए कहा। क्या महत्वपूर्ण बात है? निहारिका ने उत्सुकता से पूछा। मेरे स्वर्ण नाग अवतार ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर में उस प्राचीन ड्रैगन महल को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। जैसे ही उसने बोला, उसने अपनी हथेली खोली और हथेली के आकार का एक नाग महल तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया। इस प्राचीन ड्रैगन महल को प्रारंभिक रूप से परिष्कृत करने के बाद वह इसे अपने शरीर के भीतर जमा कर सकता था। इसका आकार पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। जब वह चाहता कि यह बड़ा हो जाए तो यह प्राचीन ड्रैगन महल पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप से भी बड़ा हो सकता था। लेकिन जब वह इसे सिकोड़ना चाहता था तो यह धूल के कण से भी छोटा हो सकता था। यह नाग महल निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का होना चाहिए, है ना? शुभांगी ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के हाथ में हथेली के आकार के प्राचीन ड्रैगन महल को देखकर आश्चर्य से पूछा। नाग महल से निकलने वाले शक्तिशाली उतार चढ़ाव को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का गुफा जादुई खजाना था। हाँ, यह एक मध्य श्रेणी का रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र गुफा जादुई खजाना है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कनिष्ठ भाई, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुम एक मध्य श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र गुफा जादुई खजाने को भी परिष्कृत कर सकते हो। यह सुनकर निहारिका का सुंदर चेहरा विस्मय से भर गया। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मेरा स्वर्ण नाग अवतार स्वाभाविक रूप से इतने उच्च श्रेणी के गुफा जादुई खजाने को परिष्कृत नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्राचीन ड्रैगन महल की आत्मा ने सक्रिय रूप से मुझे अपने गुरु के रूप में पहचान लिया है। इसकी सक्रिय मदद से मैं इस प्राचीन ड्रैगन महल को प्रारंभिक चरण में बमुश्किल परिष्कृत कर पाया, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हंसते हुए कहा। कनिष्ठ भाई, प्राचीन ड्रैगन महल की आत्मा ने अपने गुरु को कैसे पहचाना? क्या तुम हमें प्राचीन ड्रैगन महल में अपने अनुभवों के बारे में बता सकते हो? निहारिका ने उत्सुकता से विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने निहारिका और शुभांगी को प्राचीन ड्रैगन महल में अपने अनुभवों के बारे में संक्षेप में बताया। प्राचीन ड्रैगन महल के शास्त्र भंडार में कई प्राचीन ग्रंथ हैं। मैं यहाँ इन ग्रंथों को आप दोनों वरिष्ठ बहनों को देने आया हूँ ताकि आप इन्हें व्यवस्थित करने में मदद कर सकें। इन ग्रंथों को हमारे तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार को समृद्ध करने दें ताकि हमारे तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के उपयोग में आ सकें। अंत में विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शुभांगी और निहारिका से कहा। जैसा कि उसने बोला, उसने प्राचीन ड्रैगन महल के शास्त्र भंडार से ग्रंथों को एक स्थानिक जादुई खजाने में स्थानांतरित कर दिया और उसे शुभांगी को सौंप दिया। कनिष्ठ भाई, निश्चिंत रहो, इसे हम पर छोड़ दो। शुभांगी ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा सौंपे गए स्थानिक जादुई खजाने को स्वीकार करते हुए गंभीरता से कहा। तो फिर मुझे आप दोनों वरिष्ठ बहनों को कष्ट देना होगा। यह सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शुभांगी और निहारिका के सामने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। शास्त्र भंडार में शास्त्रों को व्यवस्थित करना कोई छोटी बात नहीं थी। शुभांगी और निहारिका न केवल तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थीं, बल्कि ज्ञान प्रदान करने और सिखाने के पूरे तलवार संप्रदाय के मिशन के लिए भी जिम्मेदार थीं। निहारिका ने तलवार संप्रदाय भर के स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके अधिकार क्षेत्र में हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तलवार संप्रदाय में अमर स्तरीय मार्शल कलाकारों से लेकर आम नश्वर लोगों तक सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर था, जब तक कि वे कड़ी मेहनत करने को तैयार थे। तलवार संप्रदाय द्वारा स्थापित स्कूलों ने न केवल लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाया, बल्कि विभिन्न बुनियादी साधना ज्ञान भी प्रदान किया, जिससे सभी को साधना करने का अवसर मिला। इसके अलावा नागदंत चावल की व्यापक खेती ने तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में साधना संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इन अकादमियों के प्रचार के लिए धन्यवाद। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में लगभग हर कोई साधना कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप तलवार संप्रदाय के लिए मार्शल कलाकारों की अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या सामने आई है। मार्शल कलाकारों का यह विशाल समूह तलवार संप्रदाय को जनशक्ति का एक अथाह स्रोत प्रदान करता है। अकादमी शिक्षा का प्रचार तलवार संप्रदाय के विकास और प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मार्शल कलाकारों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा इन अकादमियों का प्रचार तलवार संप्रदाय के दर्शन को भी स्थापित करता है। इन अकादमियों के संरक्षण में तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के लोगों में एकता की अभूतपूर्व भावना है। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में व्यवस्थित अस्तित्व अकादमी शिक्षा की प्रभावशीलता से अविभाज्य है। इसलिए निहारिका द्वारा किया गया कार्य तलवार संप्रदाय के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि निहारिका तलवार संप्रदाय की बुनियादी शिक्षा के लिए जिम्मेदार थी, तो शुभांगी उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों को पढ़ाने और निर्देश देने के लिए जिम्मेदार थी। शुभांगी ने बहुत सी किताबें पढ़ी थीं। उसकी विद्वता पूरे तलवार संप्रदाय में अद्वितीय थी। विद्वता की व्यापकता के मामले में विराट भी शुभांगी की बराबरी नहीं कर सकता था। इस असीम ज्ञान ने शुभांगी को असाधारण ज्ञान प्रदान किया और मार्शल आर्ट्स के बारे में उसकी समझ तलवार संप्रदाय के मार्शल कलाकारों से कहीं अधिक थी।
पूरे तलवार संप्रदाय में विराट के अलावा शायद कोई और नहीं था जो मार्शल आर्ट्स और साधना प्रणालियों की समझ में शुभांगी का मुकाबला कर सके। शुभांगी नियमित रूप से शास्त्र भंडार में साधना प्रणालियों पर कक्षाएं आयोजित करती थीं। हर बार जब वह व्याख्यान देती थी, अनगिनत लोग उसमें भाग लेने के लिए संघर्ष करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विभिन्न मार्शल आर्ट्स प्रणालियों के बारे में शुभांगी की व्याख्याएं गहन होने के साथ साथ सरल भी थीं, जो उन कठिन समस्याओं का तीखा विश्लेषण करने में सक्षम थीं, जिन्हें समझने के लिए कई लोग संघर्ष करते थे। शुभांगी की व्याख्याओं के बाद कई लोगों को प्रबुद्ध महसूस हुआ और कई लंबे समय से चले आ रहे संदेह अचानक दूर हो गए। शुभांगी के प्रत्येक व्याख्यान के बाद कई लोगों ने एक नए स्तर को पार कर लिया। तलवार संप्रदाय में शुभांगी कई लोगों के दिलों में एक सर्वोच्च गुरु बन गई थी। शुभांगी और निहारिका दोनों अपने अपने तरीके से तलवार संप्रदाय के विकास में योगदान दे रही थीं। उनके प्रयासों ने निस्संदेह संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही कारण था कि शुभांगी और निहारिका तलवार संप्रदाय के अनगिनत लोगों के दिलों में बहुत उच्च स्थान रखती थीं। विराट ने स्वाभाविक रूप से शुभांगी और निहारिका द्वारा किए गए इन प्रयासों को देखा, इसलिए वह हमेशा अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों का बहुत सम्मान करता था। कनिष्ठ भाई, तुम हमारे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? विराट के स्वर्ण नाग अवतार की अत्यंत गंभीर उपस्थिति देखकर निहारिका हंस पड़ी। हाँ, तो मैं अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों के साथ औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। यह सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार जोर से हंस पड़ा। वह कुछ देर शास्त्र भंडार में रुका। जाने से पहले शुभांगी और निहारिका के साथ बातचीत की। इसके बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अपने निवास स्थान पर लौट आया और प्राचीन ड्रैगन महल के खजाना भवन से खजाने को अपने मुख्य शरीर को सौंप दिया। प्राचीन ड्रैगन महल के खजाना भवन में खजाने की संख्या बहुत अधिक थी। अपने स्वर्ण नाग अवतार पर इतने सारे खजाने छोड़ना बहुत उपयोगी नहीं होगा, इसलिए कुछ आवश्यक खजाने रखने के अलावा स्वर्ण नाग अवतार ने बाकी सब अपने मुख्य शरीर को सौंप दिया। प्राचीन ड्रैगन महल के खजाना तिजोरी से अपने मुख्य शरीर को खजाने सौंपते हुए स्वर्ण नाग अवतार ने उससे कई खजाने और संसाधन भी लिए। इस बार वह पूर्वी रहस्य मंडल की ओर जा रहा था, जहां उसे एक अप्रत्याशित और खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वहां जाने से पहले उसे स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी करने की आवश्यकता थी। दवाइयों, जादुई हथियारों, ताबीज और व्यूह जैसे आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह से तैयार करना पड़ा। अकेले पन्ना मज्जा अमृत के लिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पूरे 10,000 जिन लिए। जहां तक मध्य श्रेणी अमर औषधि, उच्च श्रेणी अमर औषधि, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोली का सवाल है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने बहुत प्रचुर मात्रा में लिया। ताबीज के संबंध में विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने श्वास गोपन ताबीज, शून्य पलायन ताबीज, रूप परिवर्तन ताबीज, स्वर्ण कवच ताबीज, रक्षा ताबीज और दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज की भी एक अत्यंत प्रचुर मात्रा तैयार की। जहां तक व्यूहों की बात है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वरा को एक और शक्तिशाली व्यूह बनाने में सहायता के लिए कहा। यह भव्य व्यूह न केवल बड़ी मात्रा में श्याम स्वर्ण दिव्य लौह और प्राचीन महाद्वीप के कई प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके बनाया गया था, बल्कि विराट ने प्राचीन ड्रैगन महल से प्राप्त कई जादुई खजानों को भी शामिल किया था। यह व्यूह 12वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह और नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह की विशेषताओं का मिश्रण था। व्यूह को पूरा करने के बाद विराट ने इसकी शक्ति का परीक्षण किया। स्वरा के पूरी शक्ति के हमले के बावजूद वह थोड़ी देर के लिए भी इसकी सुरक्षा को तोड़ नहीं पाई। बेशक इस व्यूह को नियंत्रित करना विराट के लिए बेहद थका देने वाला था। यदि स्वरा के स्तर का कोई मास्टर पूरी शक्ति के साथ व्यूह पर हमला करता है, तो विराट का स्वर्ण नाग अवतार केवल एक धूप की छड़ी के जलने तक के समय के लिए इसे बनाए रख सकता है। विराट, इस व्यूह के साथ मैं पूर्वी रहस्य मंडल की तुम्हारी यात्रा को लेकर बहुत निश्चिंत महसूस कर रही हूँ। स्वरा ने अपने सामने के व्यूह को देखते हुए विस्मय से कहा। इस भव्य व्यूह की रक्षा के साथ विराट का स्वर्ण नाग अवतार व्यावहारिक रूप से उसके साथ होने जैसा ही था। भले ही उसके स्वर्ण नाग अवतार का सामना पूर्वी रहस्य मंडल में समान शक्ति वाले एक गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से हो जाए, यह व्यूह कम से कम उसके लिए पर्याप्त समय खरीद लेगा। और इतने समय के साथ यदि उसके स्वर्ण नाग अवतार ने पास में एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित कर लिया होता, तो उसके पास उसकी सहायता के लिए दौड़ने का पर्याप्त समय होता। अब मैं लगभग तैयार हूँ, अब चलने का समय आ गया है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। अब पूर्वी रहस्य मंडल के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया था। मैं वरिष्ठ स्वरा से सहायता का अनुरोध करता हूँ, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वरा की ओर देखते हुए कहा। पूर्वी रहस्य मंडल दक्षिणी स्वर्ग मंडल से खरबों सितारों की दूरी पर था। अगर उसे पूर्वी रहस्य मंडल तक ब्रह्मांड की यात्रा करनी पड़ी, तो उसे नहीं पता था कि कितने साल लग जाएंगे। इसलिए स्वरा को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंतरिक्ष को चीरते हुए उसके लिए पूर्वी रहस्य मंडल की यात्रा करने के लिए एक स्थानिक मार्ग बनाना पड़ा। ठीक है, स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। तुरंत ही दोनों ने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र छोड़ने और शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लौटने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। स्वरा और विराट का स्वर्ण नाग अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़कर बाहरी ब्रह्मांड में पहुंच गए। वरिष्ठ स्वरा, कृपया अपनी चाल चलें, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वरा की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर स्वरा झिझकी। वरिष्ठ स्वरा, क्या बात है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हैरान होकर पूछा। विराट, मैं कभी पूर्वी रहस्य मंडल नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ भेजना है, स्वरा ने कुछ परेशान होते हुए कहा। वरिष्ठ, आपको केवल मुझे पूर्वी रहस्य मंडल ले जाने की आवश्यकता है। पूर्वी रहस्य मंडल में कहाँ, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह सुनकर हंस दिया। एक बार जब हम पूर्वी रहस्य मंडल में पहुंच जाएंगे,
तो मैं स्वाभाविक रूप से वहां जाऊंगा जहां मुझे जाना है। ठीक है। यह सुनकर स्वरा ने सिर हिलाया। जैसा कि उसने बोला, उसने अपनी उंगली बढ़ाई और पूर्वी ब्रह्मांडीय आकाश में एक रेखा खींची। जैसे ही उसकी उंगली हिली, अंतरिक्ष खुल गया और पूर्वी ब्रह्मांडीय आकाश में एक विशाल स्थानिक दरार तुरंत दिखाई दी। स्वरा की शक्ति से एक ऐसा स्थानिक मार्ग बनाना जो प्रथम स्तरीय अमर लोक के मार्शल कलाकार को समायोजित कर सके, काफी आसान था। स्वरा द्वारा खोले गए स्थानिक मार्ग को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कोई संकोच नहीं किया। वह झपका और स्थानिक मार्ग की ओर उड़ गया। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अगले ही पल स्थानिक मार्ग में गायब हो गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की गायब होती आकृति को देखते हुए स्वरा ने अपनी शक्ति वापस लेने से पहले लंबे समय तक प्रतीक्षा की। जैसे ही स्वरा की शक्ति कम हुई, स्थानिक मार्ग, जो अब शक्ति द्वारा समर्थित नहीं था, धीरे धीरे बंद होने लगा। इसे पूरा करने के बाद स्वरा झपकी और शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर उड़ गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने पर स्वरा ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा उसे दिए गए गहन स्तरीय शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपना एकांतवास जारी रखा। अस्त्रलोक मंडल, अस्त्रलोक महाद्वीप। वरिष्ठ गुरु प्रमुख लोहित, हमें पीछे हटना चाहिए। विराट के पुतला अवतार ने गुरु प्रमुख लोहित से कहा। अभी पीछे हटें? यह सुनकर गुरु प्रमुख लोहित आश्चर्यचकित रह गए। वह अस्त्रलोक महाद्वीप पर एक भयंकर युद्ध के बीच में था और अब विराट उसे इस समय पीछे हटने के लिए कह रहा था। इससे उन्हें कुछ असंतुष्ट महसूस हुआ। अस्त्रलोक महाद्वीप पर सभी का वध करना अविश्वसनीय रूप से प्राण पोषक रहा था। वर्षों से उनके मन में दबी हुई सारी निराशा इस प्राण पोषक नरसंहार में निकल गई थी। समय को देखते हुए गोमांतक और असुर हेतुक के गहन शून्य लोक के वे अंधकार दानव जल्द ही अस्त्रलोक महाद्वीप में लौट आएंगे। विराट के पुतला अवतार ने कहा, अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो हम गोमांतक और असुर हेतुक के गहन शून्य लोक के उन अंधकार दानवों के अस्त्रलोक महाद्वीप लौटने से पहले निकल सकते हैं। अगर हम उनके लौटने तक प्रतीक्षा करते हैं तो पीछे हटने में बहुत देर हो जाएगी। ओह, ठीक है। यह सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने एक पल के लिए सोचा और अंततः सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन्हें कुछ असंतुष्ट महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने विराट की बातों का पालन किया। इस अवधि में वह विराट की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा करने लगे थे, इसलिए उन्होंने मूल रूप से बिना किसी सवाल के विराट की सलाह का पालन किया। हम पीछे हटते हैं। तुरंत गुरु प्रमुख लोहित ने हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और तबाही मचा रहे अन्य लोगों को आदेश दिया। मंडल प्रमुख, क्या हम अभी पीछे हट रहे हैं? गुरु प्रमुख लोहित के शब्दों को सुनकर हर्षिता आश्चर्यचकित रह गई और कुछ संदेह के साथ पूछा। ईमानदारी से कहूं तो अभी पीछे हटने से उसे अभी भी कुछ असंतुष्ट महसूस हो रहा था। यद्यपि उसने इस दौरान अपने संप्रदाय के विनाश का बदला लेते हुए अस्त्रलोक महाद्वीप पर अनगिनत अंधकार दानवों का वध किया था, फिर भी उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। लोहित मंडल के खिलाफ अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की तुलना में उन्होंने जो कीमत चुकाई, वह उन पर बकाया खून के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हर्षिता को लगा कि इस खून के झगड़े का वास्तव में बदला लेने के लिए अस्त्रलोक महाद्वीप के कम से कम सभी अंधकार दानवों का सफाया करना होगा। युवा गुरु विराट ने कहा कि हमें गोमांतक से गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों के अस्त्रलोक महाद्वीप लौटने से पहले पीछे हटना होगा, अन्यथा हम उनका सामना करेंगे। गुरु प्रमुख लोहित ने कहा, अगर हम उनसे टकरा गए हैं तो टकरा जाने दो। गजेंद्र ने एक वीर हवा के साथ कहा, चलो उन कमीने, गोमांतक से मौत तक लड़ने का यह मौका लें। गजेंद्र की बातें सुनकर विराट के पुतला अवतार ने उस पर एक नजर डाली। इस आदमी के शब्द सच्चे थे या इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था, यह कहना कठिन था। उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए वह इतने असीम साहस वाला व्यक्ति नहीं लगता था। मंडल प्रमुख, मुझे लगता है कि गजेंद्र की बात में दम है। भले ही हम गहन शून्य लोक में उन अंधकार दानवों से टकरा जाएं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इस अवसर का उपयोग उनसे मौत तक लड़ने के लिए कर सकते हैं। हर्षिता ने अपने लंबे तलवार वाले जादुई हथियार को लहराते हुए समान वीर भावना से बात की। वह अब लड़ाई में पूरी तरह से तल्लीन थी। उसे लगा कि भले ही वह गहन शून्य लोक में उन अंधकार दानवों के साथ मौत तक लड़ी, यह कोई नुकसान नहीं होगा। उसे लगा कि उसने पहले ही पर्याप्त अंधकार दानवों को मार दिया है। जहां तक उसके अपने जीवन या मृत्यु का सवाल था, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। भूल जाओ, चलो युवा गुरु विराट के आदेशों का पालन करें और पहले अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ दें। ये सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह वर्तमान में हत्या के उन्माद में कुछ फंसा हुआ था, फिर भी उसने विराट के आदेशों का पालन करने और पहले अस्त्रलोक महाद्वीप खाली करने का फैसला किया। ठीक है, चूंकि यह युवा गुरु विराट का आदेश है तो हम वैसा ही करेंगे जैसा वह कहते हैं। यह सुनकर हर्षिता ने सिर हिलाया। इस अवधि में वह विराट की बहुत प्रशंसा करने लगी थी। विराट ने उसे जो कुछ भी करने को कहा, वह उसकी अवज्ञा नहीं करेगी। भले ही विराट उसे मरने का आदेश दे, वह शायद पलक भी नहीं झपकाएगी। विराट के बिना वे अंधकार दानव वंश के घेरे को तोड़ने में सक्षम नहीं होते। अस्त्रलोक मंडल की मांद तक पहुंचना और लोहित मंडल के खून के झगड़े का बदला लेने के लिए अस्त्रलोक महाद्वीप पर अंधकार दानव वंश का वध करना तो दूर की बात है। उन पर विराट की कृपा बहुत बड़ी थी। भले ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वे इतने गहरे उपकार का एक अंश भी नहीं चुका सकते थे। इसलिए वह विराट के आदेशों की थोड़ी सी भी अवज्ञा करने को तैयार नहीं थी। इस समय हर्षिता के दिमाग में विराट का दर्जा लोहित मंडल के मंडल प्रमुख गुरु प्रमुख लोहित से भी ऊंचा था। युवा गुरु विराट, हमें किस रास्ते से पीछे हटना चाहिए? गुरु प्रमुख लोहित ने विराट के पुतला अवतार की ओर देखते हुए पूछा। अस्त्रलोक महाद्वीप से निकलने के कई रास्ते थे। पीछे हटने के लिए उनके पास कई मार्ग भी थे। दक्षिण की ओर पीछे हटें। बोलने से पहले विराट के पुतला अवतार ने एक पल के लिए विचार किया। गहन शून्य लोक के अंधकार दानव जैसे गोमांतक और असुर हेतुक लोहित मंडल की दिशा से लौट रहे थे।
अर्थात वे अस्त्रलोक महाद्वीप के उत्तर से लौट रहे थे। अस्त्रलोक महाद्वीप के दक्षिण से पीछे हटने से गोमांतक और असुर हेतुक जैसे गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों का सामना करने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा अस्त्रलोक महाद्वीप के दक्षिण से पीछे हटने से वे अस्त्रलोक मंडल की दक्षिणी सीमा का सफाया कर सकेंगे। ठीक है। विराट के पुतला अवतार के शब्दों को सुनकर गुरु प्रमुख लोहित बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। अब विराट ने जो कुछ भी कहा वह कानून था। उन्होंने विराट के सुझावों का पूरी तरह पालन किया। चलो पीछे हटें। गुरु प्रमुख लोहित ने अपना हाथ हिलाया और लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के समूह को आदेश दिया। तुरंत ही सभी अस्त्रलोक महाद्वीप की ओर दक्षिण की ओर पीछे हटने लगे। यह देखकर गजेंद्र को कुछ अफसोस हुआ। एक बार जब वे चले जाएंगे तो यह समुद्र में प्रवेश करने वाले ड्रैगन और आकाश में लौटने वाले पक्षियों की तरह होगा। अंधकार दानव वंश के लिए उन्हें घेरना और नष्ट करना अधिक कठिन होगा। बिना किसी संयम के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के एक समूह की विनाशकारी शक्ति बहुत बड़ी होगी। भविष्य में गोमांतक सहित अंधकार दानव वंश को बहुत सिरदर्द होगा। गजेंद्र विराट के पुतला अवतार पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में एक छिपी हुई हत्या की मंशा चमक उठी। यह बच्चा सचमुच भयानक है। उसकी बुद्धिमत्ता को केवल अद्वितीय बताया जा सकता है। लोहित संप्रदाय के टूटने से लेकर अस्त्रलोक मंडल पर आक्रमण तक और अब समय पर पीछे हटने तक उनकी योजना सावधानी पूर्वक तैयार की गई थी, जो कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। विशेष रूप से लोहित संप्रदाय में इतनी हताश स्थिति का सामना करते हुए वह लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को घेराबंदी से बाहर निकालने में सक्षम था, जिससे अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश पर भारी प्रहार हुआ। जब तक वह जीवित था, गुरु प्रमुख लोहित और अन्य लोगों को मारना लगभग असंभव था। इसलिए गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को खत्म करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे को खत्म करना था। यद्यपि गजेंद्र लोहित मंडल का एक इंसान था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लोहित मंडल जीते, क्योंकि उसने बहुत सारे गलत काम किए थे। वह भयभीत था कि उसके पिछले कर्म एक दिन उजागर हो जाएंगे। एक बार जब उसने जो कुछ किया था वह प्रकट हो गया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, चाहे वह गुरु प्रमुख लोहित हो या हर्षिता। अगर उन्हें पता चल गया कि उसने अतीत में क्या किया है तो वे निश्चित रूप से उसे चीर देंगे। जब तक गुरु प्रमुख लोहित और हर्षिता जीवित रहेंगे उसे मन की शांति नहीं मिलेगी। अंधकार दानव वंश के साथ साठगांठ करने और लोहित मंडल को धोखा देने के उस कदम को उठाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल एक अंधेरे रास्ते पर जा सकता था। युवा गुरु विराट, अस्त्रलोक महाद्वीप से हमारे पीछे हटने के बाद हमारा अगला कदम क्या है? गजेंद्र ने विराट के पुतला अवतार की ओर देखते हुए पूछा। चलो पहले पूरे अस्त्रलोक मंडल का सफाया कर दें। विराट का पुतला अवतार हंस पड़ा। हा 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 हा, शानदार। युवा गुरु विराट का विचार बिल्कुल शानदार है। विराट के पुतला अवतार के शब्दों को सुनकर हर्षिता जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हत्या नहीं की है। उसे बस अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ने को लेकर थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई थी, लेकिन विराट के पुतला अवतार के शब्दों को सुनकर वह बहुत खुश हुई। यह सही है। अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि वे अंधकार दानवों को मारना जारी नहीं रख सकते। अस्त्रलोक मंडल केवल अस्त्रलोक महाद्वीप ही नहीं था। अस्त्रलोक महाद्वीप के दक्षिण में अस्त्रलोक मंडल का एक विशाल क्षेत्र था। अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ने के बाद वे अस्त्रलोक मंडल के दक्षिणी क्षेत्रों में कहर बरपा सकते थे। यह सोचकर हर्षिता ने अपनी उदासी को दूर किया और अपना उत्साह वापस पा लिया। अस्त्रलोक महाद्वीप, उत्तरी ब्रह्मांडीय आकाश में गोमांतक, असुर हेतुक और गहन शून्य लोक अंधकार दानव वंश के शूरवीरों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए एक लंबी यात्रा के बाद अंततः अस्त्रलोक महाद्वीप लौट आया। अपने सामने तैरते हुए विशाल असीम महाद्वीप को देखकर गोमांतक एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के वे गहन शून्य लोक के शूरवीर इतने लंबे समय से अस्त्रलोक महाद्वीप पर तबाही मचा रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने किस तरह की तबाही मचाई थी। महाद्वीप पर पीछे रह गया उसका पुतला अवतार और असुर शूरसेन गुरु प्रमुख लोहित द्वारा शिकार किए जाने के बाद से अंधकार दानव मंदिर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। उसे केवल बाहरी दुनिया के बारे में कुछ अंधकार दानवों द्वारा उनकी मृत्यु से पहले दी गई रिपोर्टों के आधार पर थोड़ी बहुत जानकारी थी। इस खंडित जानकारी से भी वह जानता था कि अस्त्रलोक महाद्वीप की स्थिति अत्यंत विकट थी। जाओ वापस चलते हैं। गोमांतक ने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ हिलाया और असुर हेतुक और अन्य गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को आदेश दिया। इसके साथ उसने नेतृत्व किया और अस्त्रलोक महाद्वीप की ओर उड़ गया। असुर हेतुक और अन्य गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों ने तुरंत उसका पीछा किया। अस्त्रलोक महाद्वीप में प्रवेश करने पर उनकी आंखों में जो दिखा वह तबाही थी। अनेक अंधकार दानव कबीले पूरी तरह से समतल कर दिए गए थे। भूमि पर तलवार और ब्लेड के बड़े निशान बिखरे हुए थे। उस भयानक परिदृश्य पर अनगिनत अंधकार दानव शव पड़े थे। गोमांतक ने असुर हेतुक और अन्य गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को दक्षिण की ओर नेतृत्व किया। वे जहां भी गए उन्होंने पूरी तरह से भयानक दृश्य देखे। इस अवधि के दौरान गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों द्वारा अस्त्रलोक महाद्वीप पर मचाई गई तबाही बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही गंभीर थी। अस्त्रलोक महाद्वीप ने अपने अनगिनत लंबे इतिहास में कभी ऐसा विनाशकारी नुकसान नहीं उठाया था। हाँ हाँ, लोहित के पुराने कुत्तों, तुम धिक्कार है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अस्त्रलोक महाद्वीप के ऊपर कुछ देर उड़ने के बाद गोमांतक अंततः खुद को और नहीं रोक सका। उसकी आंखें लाल थीं और वह आसमान की ओर गुस्से से दहाड़ उठा। अपमान,
यह बहुत ही अपमानजनक था। अपने सभी वर्षों में गोमांतक ने कभी इतना भारी अपमान नहीं झेला था। अपनी नफरत को शांत करने के लिए वह उन पुराने कुत्तों गुरु प्रमुख लोहित को टुकड़ों में चीर देगा। गोमांतक की क्रोधित दहाड़ को देखकर असुर हेतुक और अन्य गहन शून्य लोग अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ डर से कांपते हुए चुप हो गए। वे सभी देख सकते थे कि गोमांतक पागल होने के कगार पर था। इस क्षण किसी की भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। दहाड़ने के बाद गोमांतक ने असुर हेतुक और अन्य गहन शून्य लोग अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को दक्षिण की ओर अस्त्रलोक महाद्वीप की ओर ले जाना जारी रखा। गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों ने अस्त्रलोक महाद्वीप पर ऐसे असहनीय कार्य किए थे, वह उन्हें आसानी से जाने नहीं दे सकता था। पूर्वी रहस्य मंडल। एक महाद्वीप के ऊपर आसमान में अचानक एक स्थानिक दरार दिखाई दी और उसमें से एक आकृति उड़कर बाहर आ गई। क्या यह पूर्वी रहस्य मंडल है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इलाके का सर्वेक्षण किया। उसकी आंखों में उत्सुकता का एक संकेत था। चूंकि स्वरा कभी पूर्वी रहस्य मंडल नहीं गई थी, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह केवल यह जानती थी कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल से पूर्वी रहस्य मंडल कितनी दूर है। इसलिए एक स्थानिक मार्ग बनाने के लिए अंतरिक्ष को खोलते समय उसने केवल एक अनुमानित दूरी को समझा। इसका मतलब यह था कि हालांकि उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को दक्षिणी स्वर्ग मंडल से पूर्वी रहस्य मंडल में भेजा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसने उसे पूर्वी रहस्य मंडल में कहां भेजा था। विराट भी पूर्वी रहस्य मंडल के बारे में बहुत कम जानता था। उसे नहीं पता था कि यह स्थान उसके भीतर कहां स्थित है, लेकिन चूंकि वह पहले से ही पूर्वी रहस्य मंडल में था, इसलिए वह एक समय में एक कदम उठाएगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इस दुनिया का सर्वेक्षण किया, इसकी दमनकारी शक्ति और स्थानिक स्थिरता को महसूस किया। सावधानी पूर्वक अवलोकन के बाद यह निर्धारित किया गया कि इस महाद्वीप की दमनकारी शक्ति दक्षिणी स्वर्ग मंडल की तुलना में केवल 10वें हिस्से की थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तब यह निष्कर्ष निकाला कि यह महाद्वीप पूर्वी रहस्य मंडल का मध्य महाद्वीप नहीं था। पूर्वी रहस्य मंडल की समग्र शक्ति दक्षिणी स्वर्ग मंडल की तुलना में बहुत अधिक थी। पूर्वी रहस्य मंडल में भी गहन शून्य लोक के चौथे स्तर के विशेषज्ञ थे और इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ का पोषण करने के लिए एक अधिक उन्नत महाद्वीप आवश्यक था। इसलिए पूर्वी रहस्य मंडल का मध्य महाद्वीप दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप से कहीं अधिक उन्नत होना चाहिए। हालांकि जिस महाद्वीप पर वह वर्तमान में था, उस पर स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की तुलना में केवल 10वें हिस्से का था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पूर्वी रहस्य मंडल का मध्य महाद्वीप नहीं था। जैसे ही विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इस महाद्वीप की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उसने अचानक दक्षिणी आकाश में कई शक्तिशाली आभाएं महसूस की। विराट का स्वर्ण नाग अवतार उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा और दक्षिणी आकाश में 6 या 7 रक्तजीवी दिखाई दिए। इन 6 या 7 रक्तजीवियों में से 2 अमरलोक के चौथे स्तर पर थे और बाकी तीसरे स्तर पर थे। जब विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इन रक्तजीवियों की खोज की, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। जल्द ही अमरलोक के तीसरे स्तर का एक रक्तजीवी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर उड़ गया। हे तुम चींटी, मेरा शिकार बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अमरलोक के तीसरे स्तर के रक्तजीवी ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने उड़ते हुए भयानक ठहाके लगाए। तुरंत ही उसके शरीर से एक खून लाल जाल निकला, जो विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर गोली की तरह चला। अमरलोक के तीसरे स्तर के इस रक्तजीवी ने स्पष्ट रूप से विराट के स्वर्ण नाग अवतार को गंभीरता से नहीं लिया। उसके विचार में अमरलोक के प्रथम स्तर की मात्र मानव चींटी से निपटना बच्चों का खेल था। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अमरलोक के स्तर 3 के रक्तजीवी पर एक नजर डाली, फिर लापरवाही से उस पर एक मुक्का मारा। ज्वार की लहर की तरह एक अतुलनीय भयानक शक्ति अमरलोक स्तर 3 रक्तजीवी की ओर बह निकली। इस भयानक शक्ति को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस करते हुए अमरलोक के स्तर 3 रक्तजीवी को तुरंत मौत का खतरा महसूस हुआ। नहीं, अमरलोक का स्तर 3 रक्तजीवी भयभीत था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अनिच्छुक क्रोध की दहाड़ दी। शुरू में उसने सोचा था कि अमरलोक की प्रथम स्तर की मात्र चींटी से निपटना बच्चों का खेल होगा, इसलिए उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस चींटी की ताकत भयानक थी। जब तक उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल ने उसे मारा। बूम! एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ अमरलोक के तीसरे स्तर के रक्तजीवी को विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा खून और मांस में बदल दिया गया था। एक ही मुक्के से तीसरे स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी को मिटाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने दूर क्षितिज पर कुछ रक्तजीवियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक फ्लैश के साथ वह सीधे उनकी ओर उड़ गया। इस दृश्य को देखकर दूर के रक्तजीवी अपनी घोर हैरानी को नहीं छुपा पाए। जब उन्होंने पहली बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखा था, तो उनमें से किसी ने भी अमरलोक के इस प्रथम स्तर की मात्र चींटी को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि ऐसी चींटियां उनकी नजर में बिल्कुल नगण्य थीं। उनका कोई भी रक्तजीवी आसानी से उनसे निपट सकता था। इसलिए उन्होंने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से निपटने के लिए केवल अमरलोक के तीसरे स्तर के रक्तजीवी को ही भेजा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस चींटी ने, जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया था, भयानक ताकत थी। तीसरे स्तर के अमरलोक का रक्तजीवी एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका, एक ही मुक्के से खूनी धूल में बदल गया। इसके अलावा तीसरे स्तर के अमरलोक के रक्तजीवी को मारने के बाद अमरलोक के इस प्रथम स्तर की चींटी ने न केवल भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन पर सक्रिय रूप से हमला करने का साहस भी किया। अपने सभी वर्षों में यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के घमंडी प्रथम स्तरीय अमरलोक के योद्धा को देखा था। उसे मार डालो! विराट के स्वर्ण नाग अवतार को अपनी ओर आते देख अमरलोक के चौथे स्तर के एक रक्तजीवी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया।
यद्यपि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने दुर्जेय ताकत दिखाई, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि अमरलोक के प्रथम स्तर पर ऐसी चींटी अकेले ही उनके इतने सारे रक्तजीवियों को हरा सकती है। वह भी एक ही मुक्के से अमरलोक के तीसरे स्तर के रक्तजीवी को उड़ा सकता था। अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवी का आदेश सुनकर अन्य रक्तजीवियों ने ज्यादा संकोच नहीं किया और तुरंत विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर बढ़ गए। उन्हें भी यह विश्वास नहीं हुआ कि उनमें से बहुत से लोग अमरलोक के प्रथम स्तर की एक चींटी को भी नहीं संभाल सकते। जल्द ही दोनों पक्ष टकरा गए। सुईश सुईश सुईश। अनगिनत खून लाल जाल एक काले बादल की तरह विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला करने लगे। इन हमलों का सामना करते हुए विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। उसने अभी भी सीधे अमरलोक के तीसरे स्तर के रक्तजीवी को मुक्का मारा। बूम! उस मुक्के के साथ अमरलोक के स्तर 3 रक्तजीवी को एक बार फिर विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा खूनी धूल में बदल दिया गया। बूम बूम बूम। अमरलोक स्तर 3 रक्तजीवी को मारने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कई और मुक्के चलाए। इन मुक्कों की अपार शक्ति के तहत कई और अमरलोक स्तर 3 रक्तजीवी खूनी धूल के गुच्छों में बदल गए। बस एक सांस में अमरलोक के स्तर 3 के सभी रक्तजीवियों को विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मार दिया था। अंत में केवल 2 अमरलोक स्तर 4 रक्तजीवी बचे थे। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति को देखकर जीवित बचे 2 अमरलोक स्तर 4 रक्तजीवी अपनी आंखों में घोर सदमा दिखाने से मदद नहीं कर सके। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सामने सुनहरे कपड़ों वाले युवक की ताकत को कम आंका था। इस सुनहरे कपड़ों वाले युवक की ताकत सचमुच भयानक थी। वे बस यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि अमरलोक के प्रथम स्तर पर एकमात्र चींटी के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि उनके अग्निग्रह मंडल में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास भी अमरलोक के प्रथम स्तर पर ऐसी शक्ति नहीं थी। इस समय शेष 2 अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवी भयभीत थे। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा प्रदर्शित भयानक ताकत ने उन्हें आगे विरोध करने के साहस से वंचित कर दिया था। एक दूसरे पर नजर डालने के बाद वे चुप रहे। उनकी आकृतियां चमकने लगीं क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। भागने की कोशिश कर रहे हो? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह देखकर उपहास किया। मेरे सामने भागने की कोशिश कर रहे हो? यह ख्याली पुलाव है। विराट का स्वर्ण नाग अवतार चमका, सीधे अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवियों में से एक को पकड़ लिया और उस पर एक मुक्का मारा। बूम! इस मुक्के के साथ अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवी को बिना किसी आश्चर्य के विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने नष्ट कर दिया। इस अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवी को मारने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अमरलोक के एक और चौथे स्तर के रक्तजीवी का पीछा किया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के लिए अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवी अमरलोक के तीसरे स्तर के रक्तजीवियों से अलग नहीं थे। यह सिर्फ एक मुक्के की बात थी। जल्द ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार बचे हुए अमरलोक के चौथे स्तर के रक्तजीवी के पास पहुंच गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक और मुक्का मारा। ऊर्जा की एक अतुलनीय शक्तिशाली लहर के साथ वह अमरलोक का चौथा स्तर रक्तजीवी एक बार फिर रक्त के झाग के बादल में बदल गया। सभी रक्तजीवियों से निपटने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जिस महाद्वीप पर वह आया था वह पहले ही रक्तजीवियों द्वारा जीत लिया गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि पूर्वी रहस्य मंडल में स्थिति कितनी दूर तक विकसित हुई थी। लंबे समय तक सोचने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अंततः सबसे पहले इस महाद्वीप पर स्थिति का पता लगाने का फैसला किया। भले ही महाद्वीप सबसे खराब स्थिति में था, रक्तजीवियों द्वारा पूरी तरह से जीत लिया गया था, वह आसानी से हार नहीं मानेगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इस महाद्वीप की स्थिति की तुरंत जांच शुरू नहीं की। उसने सबसे पहले पास में एक एकांत जगह खोजी और दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र को जोड़ने वाला एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना शुरू किया। तलवार संप्रदाय के साथ त्वरित संबंध स्थापित करना इस समय उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। पूर्वी रहस्य मंडल की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसे उसका स्वर्ण नाग अवतार अकेले हल कर सके। महत्वपूर्ण क्षणों में यह अभी भी संभव था कि तलवार संप्रदाय के संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र को जोड़ने वाला एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करके उसके पास अत्यधिक खतरे के मामले में भी बाहर निकलने का रास्ता होगा जिसे उसका स्वर्ण नाग अवतार नहीं संभाल सकता था, जिससे उसे तुरंत हताश स्थिति में पड़ने से रोका जा सके। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के बाहर एक रक्षात्मक व्यूह और एक अदृश्य व्यूह भी स्थापित किया जो पूरे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को पूरी तरह से कवर करता है। यह सब पूरा करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार चमका और दूर क्षितिज की ओर उड़ गया। कई घंटों तक उड़ने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार उस पहले शहर से मिला जहां वह पूर्वी रहस्य मंडल में पहुंचा था। यह शहर काफी बड़ा था। दुर्भाग्य से इस समय शहर वीरान और भयानक रूप से शांत था। पूरे शहर में एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। हालांकि शहर के हर कोने में लाशें बिखरी हुई थीं। बिना किसी अपवाद के इन सभी लाशों से उनका मांस और खून निकाल लिया गया था, जिससे केवल सूखे हुए अवशेष ही बचे थे। कटे हुए अंगों और सूखे हुए शवों से अटा पड़ा यह शहर भयावह और डरावना लग रहा था। पूरा शहर खंडहरों का एक दृश्य था। डूबते सूरज की तिरछी किरणों के तहत उसके सामने का दृश्य अत्यंत भयानक था। इस भयानक दृश्य को देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार चुप हो गया। यह विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण किए जाने का परिणाम था। विदेशी जातियों की नजर में मनुष्य, सुअर और कुत्ते उनके शिकार के अलावा और कुछ नहीं थे। एक बार जब विदेशी जातियों द्वारा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है तो वहां रहने वाले मनुष्यों का भाग्य अत्यंत दुखद हो जाएगा। इसलिए वह बिल्कुल भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल को उसी भाग्य का सामना करने की अनुमति नहीं दे सकता। यहाँ तक कि सब कुछ की कीमत पर उसे विदेशी आक्रमण को दक्षिणी स्वर्ग मंडल से दूर रखना होगा। कुछ देर खामोशी से वीरान शहर को देखने के बाद
विराट का स्वर्ण नाग अवतार वहां से दूर चला गया और दूर उड़ता रहा। कई घंटों तक उड़ने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार का सामना एक और मानव शहर से हुआ। पिछले शहर की तरह ही इस मानव शहर का भी रक्त जीवियों द्वारा पूरी तरह से कत्ल कर दिया गया था। शहर के खंडहरों पर खून लगा हुआ था। पूरे शहर में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शहर पर एक नजर डाली और दूर उड़ना जारी रखा। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपनी उड़ान के दौरान एक के बाद एक मानव शहर से होकर गुजरा, जो सभी रक्त जीवियों द्वारा पूरी तरह से तबाह कर दिए गए थे। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार का सामना रक्त जीवियों द्वारा पूरी तरह से नष्ट किए गए 11 शहरों से हुआ था। यद्यपि विराट का स्वर्ण नाग अवतार पहले से ही उन परिणामों को जानता था जिनका मानवता को विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण के बाद सामना करना पड़ेगा। रक्त जीवियों द्वारा इन शहरों को तबाह होते देख विराट के दिल पर भारी बोझ पड़ गया था। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन उड़ते समय विराट के स्वर्ण नाग अवतार को अचानक दूर क्षितिज से एक लड़ाई का आभास हुआ। इस लड़ाई को भांपकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार की नजर थोड़ी तेज हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत उस दिशा की ओर तेजी से उड़ गया जहां से युद्ध छिड़ा था। वो एक विशाल शहर में। आह नहीं, मुझे बख्श दो, धिक्कार है कमीने, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। पिताजी, माँ, आप कहाँ हैं? शहर में अराजकता का माहौल था जो दयनीय रोने धोने से भरा हुआ था। हे, स्वादिष्ट खून, ताजा और स्वादिष्ट खून। इस दावत के बाद मेरी साधना काफी बढ़ जाएगी। विलाप करो और चिल्लाओ, कितनी सुंदर आवाज है। शहर की दयनीय चीख पुकार के बिल्कुल विपरीत भयानक बेतुकी हंसी सुनाई दी। दर्जनों रक्त जीवियों ने शहर में तबाही मचा दी। मनुष्य के शरीरों में खून लाल जाल घुसाए गए। इन जालों द्वारा भस्म किए गए मनुष्य सूखे शवों में बदल गए। हालांकि कुछ रक्त जीवियों ने इन मनुष्यों के मांस और खून को केवल नहीं निगला, इसके बजाय उन्होंने अपने खून लाल जालों का इस्तेमाल मनुष्यों के शरीर को छेदने या उनके अंगों को काटने के लिए किया। उन्हें खून के पूल में पड़ा रहने दिया और वे पीड़ा से कराहने लगे। वे इन मनुष्यों को भोजन के रूप में नहीं खाते थे, वे उन्हें यातना देने और मारने की खुशी का भी आनंद लेते थे। खून के पूल में पड़े मनुष्यों को दर्द में कराहते हुए देखकर रक्त जीवियों ने भयानक अजीब हंसी निकाली। कभी समृद्ध रहने वाला यह मानव शहर इस क्षण एक जीते जागते नर्क में बदल गया था। माँ, मुझे डर लग रहा है। एक 7 या 8 साल की बच्ची कांपते हुए एक महिला की बाहों में लिपटी हुई रो रही थी। उसके सामने का दृश्य वास्तव में भयानक था। इस अविश्वसनीय रूप से दुखद दृश्य ने उसके युवा दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। डरो मत, माँ यही है। महिला ने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन वास्तव में इतने भयानक दृश्य का सामना करते हुए वह भी अत्यधिक भय से भरी हुई थी। इस समय उसका दिल भय और लाचारी से भरा था, लेकिन डर के बावजूद वह केवल शांत रहने का नाटक कर सकती थी, क्योंकि उसकी गोद में उसकी बेटी थी। वह अपनी बेटी के सामने अपना डर नहीं दिखा सकती थी। उसे अपनी बेटी को सुरक्षा का एहसास कराना था। उसने क्रूर और अत्याचारी रक्त जीवियों द्वारा खोजे जाने से बचने की उम्मीद में इस जर्जर कोने में छिपते हुए छोटी बच्ची को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अफसोस, उसकी यह इच्छा अंततः टूट गई। एक लाल जाल ने तुरंत उसके सामने की टूटी दीवार को भेद दिया। एक झटके के साथ जाल ने दीवार को चीर दिया और अंदर महिला और छोटी बच्ची को प्रकट कर दिया। माँ, अपने सामने घिनौने रक्त जीवी को प्रकट होते देख छोटी बच्ची एक भयभीत चीख निकालने से खुद को नहीं रोक पाई। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 2 इतने आकर्षक शिकार छिपे होंगे। रक्त जीवी ने महिला और छोटी बच्ची की ओर देखा, अपनी लाल जीभ से अपने होंठ चाटे और एक दुष्ट हंसी निकाली। अपने सामने रक्त जीवी को प्रकट होते देख महिला ने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अब घोर आतंक से भर गई थीं। हे, तुम छोटी लड़की, अपनी बेटी को पेश करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या ख्याल है? यह देखकर रक्त जीवी ने महिला की ओर देखा और द्वेषपूर्वक हंस पड़ा। मेरे प्रभु, मुझे खा लो और मेरी बेटी को बख्श दो कृपया। महिला ने रक्त जीवी की ओर देखते हुए विनती की। यद्यपि वह भी भय से भरी हुई थी, उसकी मात्र प्रवृत्ति ने उसे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार कर दिया था। वह जानती थी कि उसकी दलीलें व्यर्थ होंगी। आखिरकार इन क्रूर और अत्याचारी रक्त जीवियों में कोई इंसानियत नहीं थी। छोटी बच्ची, क्या तुम अपनी माँ की जिंदगी के बदले अपनी जान देने को तैयार हो? तुम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। मैं तुम्हारी माँ को खा लूंगा और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रक्त जीवी ने छोटी बच्ची की ओर देखा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, आप मेरी माँ को नहीं खा सकते। छोटी बच्ची ने आगे बढ़कर अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। यद्यपि वह डर से कांप रही थी, उसका संकल्प अटल था। अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए,